हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से 3 मंथ पहले जब इलोन मस्क एंटोनियो गुटेरेस के रिस्पॉन्स में यहाँ पर ट्विटर में ट्वीट करते हुए ये कहा था कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने की नीड है, क्योंकि जो सारा पावर है ना आज के टाइम में 5 परमानेंट बॉडीज के पास में है। और क्योंकि यूएनएससी में इंडिया का ना होना, जो कि अपने आप में एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अर्थ में 140 बिलियन के राउंड, आप समझ सकते हैं ऐसी बातें इलोन मस्क ने जनवरी के टाइम में, जनवरी 21 2024 का ये आर्टिकल्स बेसिकली ट्वीट किया हुआ ये पोस्ट है। इसके बाद में ना इस पोस्ट को कहीं ना कहीं सीरियसली लिया गया यूएस की तरफ से। यूएस की तरफ से ये कहा गया इलोन मस्क के बेसिकली जो पोस्ट है इनको लेकर, यस डेफिनेटली हम लोग इंडिया के मेंबरशिप्स को लेकर, परमानेंट मेंबरशिप्स को लेकर बिल्कुल कंसर्न है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस वी बैकिंग परमानेंट यूएनएससी सीट फॉर इंडिया। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप मल्टीपल्स आर्टिकल्स आप देख सकते हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि वी सर्टेनली सपोर्ट्स इंडिया मेंबरशिप इन यूएनएससी फॉर परमानेंट मेंबर्स। और इसके रिगार्डिंग ना जो आर्टिकल्स हैं पिछले लास्ट, अगर आप 3 मंथ की बात करें ना, वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए जब इंडिया की तरफ से यूएनएससी सीट को लेकर रिफॉर्म्स की बात की गई है। यूएनएससी की इंडिया की तरफ से परमानेंट जो एम्बेसडर है रुचिरा कंबोज जी ने यहाँ पर यूएनएससी के रिफॉर्म्स को लेकर काफी सारे जो अपडेट है वो निकल के आया। और कुछ चीजों में ना हमने वीडियो बनाया खासकर यूएनएससी को लेकर, लेकिन अभी पूरी कहानी है क्या ये हम बात करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इलोन मस्क का इंडिया विजिट करना, ये इलोन मस्क का बेसिकली इसके पीछे एजेंडा क्या है और इसमें इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ का सबसे पहला जो पॉइंट है, एक्चुअली पूरा कहानी जो है इसकी शुरुआत होती कहाँ से। देखिए यूएस में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब एक क्वेश्चन पूछा गया खासकर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल से, इंडिया के यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप को लेकर जो ट्वीट किया गया था इलोन मस्क की तरफ से, तब यहाँ पर ये बेसिकली जो जवाब है वो निकल के आता है। तब ये कहा जाता है वी सर्टेनली सपोर्ट्स रिफॉर्म्स टू द यूएन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल्स। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक्स टू ऑफर ऑन व्हाट दोज स्टेप्स आर। एक्चुअली यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसके लिए कौन से स्टेप्स यहाँ पर लेना होगा, इसके लिए तो कोई आइडिया यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म। लेकिन ये किस तरीके से रिफॉर्म्स होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं दी गई। लेकिन हाँ इस बात पर फोकस किया गया। बेसिकली ये बात तो यूएस की तरफ से बार बार ये कहा गया। G20 के दौरान जो बाइडेन ने भी कहा था कि हम आपके यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप्स को लेकर समर्थन करते हैं। ये कौन सी बड़ी बात, ये बड़ी बात नहीं है। इलोन मस्क के ट्वीट को लेकर यहाँ पर रिस्पॉन्स करना ये एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इलोन मस्क ने इंडिया के सपोर्ट में यहाँ पर ट्वीट किया था। लेकिन यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप्स को लेकर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर पिछले मंथ की बात करें मार्च के टाइम में, जब उन्होंने ये कहा था कि सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो है नॉन वेस्टर्न नेशंस, मींस डायरेक्ट निशाना था यहाँ पर चाइना की तरफ से। और इसको लेकर चाइना ने यहाँ पर रिस्पॉन्स भी किया। चाइना ने भी यहाँ पे कहा कि यस डेफिनेटली रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यूएनएससी है वो ओनली सेल्फिश इंटरेस्ट को सर्व करे। इसके लिए चाइना का जो बेसिकली इंटेंशन था वो था डेवलपिंग कंट्री को लेकर। इसमें कहीं इंडिया का जिक्र नहीं किया गया कि रिफॉर्म्स होने चाहिए तो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। इनका बेसिकली इंटेंशन ये था कि डेवलपिंग कंट्री कौन है ये चाइना ही समझ सकता है, जिसे चाइना यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप को देना चाहता है। और इसके पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते आ रहे हैं कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप्स को पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। वर्ल्ड डज नॉट गिव थिंग इजिली, समटाइम्स आपको लेना पड़ता है। और इसे लेने के लिए इंडिया एफर्ट्स पिछले एक लंबे टाइम से कहीं ना कहीं लगातार, और लास्ट 2-3 मंथ आप ट्रैक करें तो इसमें आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा, जहां पर रिसेंटली इंटरिम बजट में हमने 54% इंटरनेशनल बॉडीज के जो बजट है वो हमने कम किए, खासकर यूएनएससी के जो बजट है वो हमने कम किए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि G4 जो मॉडल है वो इंडिया ने अपने साइड से प्रेजेंट किया था मार्च के टाइम में रुचिरा कंबोज जी ने। और इसमें बेसिकली कहा जा रहा था कि G4 जो मॉडल है इसमें बदलाव करने की नीड है। जो मेंबर्स है उसमें फिलहाल भी 5 परमानेंट मेंबर है और 10 आपके नॉन परमानेंट, इसमें टोटल 15 है। तो ये कहा जा रहा था इसमें टोटल 26 करने की नीड है। और 26 में से ये कहा जाता है जो 5 परमानेंट है इसमें आप +6 कर दो, और जो नीचे है आप इसमें और +5 कर दो। लेकिन इसके अगेंस्ट में ना खड़े हो गए यूएफसी मॉडल जिसे बेसिकली पाकिस्तान, टर्की, इटली जैसे देश यहाँ पर इसको लीड करती है। और इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि यस रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, लेकिन ये रिफॉर्म्स इस तरीके से नहीं होने चाहिए जिस तरीके से G4 मॉडल प्रेजेंट कर रहा है। इनका ये कहना है कि साफ कि परमानेंट मेंबरशिप को लेकर कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। जो 5 है वो ऑलरेडी अच्छे हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर्स इंक्रीज नहीं होने चाहिए। लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है इसमें आप टोटल जो 11 है आप इसमें ऐड कर दीजिए, इनके तरफ से ये कहना था। लेकिन हमारे साइड से भी ये कहा गया कि बेसिकली जो यूएफसी मॉडल है वो नॉन प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये बेसिकली एक्सेप्ट करती है कि 5 जो परमानेंट मेंबर है उसमें किसी तरीके से रिफॉर्म्स नहीं आने चाहिए। और क्योंकि इंडिया को नीड है रिफॉर्म्स की, जो UN 2.0 यहाँ पर बननी चाहिए, और ऐसी बातें भी निकल के आ रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इलोन मस्क इंडिया क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे एजेंडा क्या है। ये जानने से पहले आप ये समझिए कि
इलोन मस्क बेसिकली जो इंडिया आ रहे हैं वो डेट है आपका 21 अप्रैल, और कहा यह जा रहा है कि एक बिजनेस टाइकॉन या फिर एक टेक टाइकॉन और एक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को लेकर एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जा रहा है, खासकर ये जो मीटिंग है। और ये जो बेसिकली मीटिंग है ना, इसे शेड्यूल किया गया है 21 तारीख को तो आएंगे, लेकिन 22 अप्रैल को यहाँ पर मीटिंग की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि टेस्ला को लेकर, स्टारलिंक को लेकर यहाँ बातें हो सकती। और यहाँ भी ट्वीट देख सकते हैं 10 अप्रैल का बेसिकली ट्वीट है, जहां पर ये कहा जा रहा है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द विद प्राइम मिनिस्टर एट द रेट ऑफ नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो पहले हम ये समझते हैं कि टेस्ला, स्टारलिंक और एक्स, जिसे फॉर्मली आप ट्विटर कहते हैं, तीनों को लेकर यहाँ पे किस तरीके से डील होने वाली है। पहले अगर हम बात करें इलोन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटर स्टारलिंक को लेकर, देखिए ये सारे जो कंपनी अभी हमने आपके सामने कहा, ये सारे इलोन मस्क की कंपनी है। स्टारलिंक जो कंपनी है एक सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटर प्रोवाइडर है, जो इंडिया में इसके अप्रूवल को लेकर 3.5 साल इन्होंने वेट किया, और 3.5 साल वेट करने के बाद में इसे अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कल का ये आर्टिकल, सॉरी परसों का आर्टिकल है अप्रैल 16 का, जहां पर ये बातें निकल के आ रही कि इलोन मस्क स्टारलिंक 1 स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग ग्रीन लाइट इन इंडिया विद इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट नोट। जो 3.5 साल से जो चीजें पेंडिंग थी इन अप्रूवल के लिए, यहाँ पर अब इससे ग्रीन लाइट मिलने वाली है। हो सकता है कि जब ये मीटिंग होगा उस टाइम में ये चीजें अप्रूवल दे दी जाएगी, जिससे स्टारलिंक जो है वो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन जो है सिस्टम के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करेगा इंडिया में। लेकिन इसके पहले सबसे बड़ा हर्डल जो आ रहा था ना इंडिया के सामने, वो था डोमेस्टिक कंपनीज। आपको बताना चाहते हैं कि भारत में, इंडिया में जो इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है, मेजर तौर पे आपको पता होना चाहिए ये ऑप्टिकल फाइबर से प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो इलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो सैटेलाइट ऑपरेटर के जरिए वो बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इसको लेकर इंडिया में भी पहल की गई जियो की तरफ से और वन वेब की तरफ से, जिसको रिसेंटली आप देख सकते हैं पिछले साल का नवंबर का आर्टिकल से, जहां पिछले साल इसको लाइसेंस दी गई थी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इससे ग्रीन लाइट मिल चुका है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर अब अपने स्टारलिंक को यहाँ पर मार्केट में उतार सकते। दूसरा सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर टेस्ला। आई होप कि आप सभी नाम सुना होगा, एक इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी है टेस्ला, जो इलोन मस्क के इसके फाउंडर है और उसके मालिक। टेस्ला के साथ में इश्यूज ये है, खासकर यूएस में, खासकर इनकी जो डिमांड है, इनकी जो सेल्स है वो नीचे आ गई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर ये है चाइना का जो BYD है कंपनी है, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम ग्राफ की थोड़ी बात करें ना, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं 2022 क्वार्टर 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम डेटा को देखें, नीचे वाला जो लाइन है ये बेसिकली BYD का, ऊपर का टेस्ला का है। आप यहाँ देखेंगे कि BYD जो है वो 2023 के क्वार्टर 3 तक में यहाँ तक लगभग ये 4,30,000 के राउंड जो दोनों के जो नंबर है वो अप्रॉक्स एक जगह पर है। लेकिन जब क्वार्टर 4 आया तो ये चीजें शॉकिंग थी कि जहां पर BYD की जो सेल है वो 5 लाख से ऊपर पहुंच गई, वही आपका जो टेस्ला का जो सेल है 4,84,000 के अराउंड है। और इसी बात को लेकर टेस्ला कंसर्न है कि उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमें मार्केट चाहिए, और क्योंकि यूएस में डिमांड कम हो रही है, क्योंकि यूएस में सेल्स कम हो रही है, उनके लिए मार्केट कहां हो सकता है। बार बार इलोन मस्क अपने ट्विटर में यूज कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री मींस बिग मार्केट। तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर टेस्ला, स्टारलिंक और एक्स ट्विटर। अभी आगे हमारे ट्विटर को लेकर यहाँ पर किस चीज पर बात होगी, तो यहाँ पर आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। टेस्ला लूजेस EV क्राउन टू चाइनीज ऑटो मेकर्स, ये इसी साल की आर्टिकल्स हैं, 2 जनवरी 2024 का आर्टिकल्स। लेकिन आप सोच रहे हो कि ये अभी ही क्यों आए, इसके पीछे ना रीजन है। आपको पता होना चाहिए इंडिया ने खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट को लेकर जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो 15% तक कम कर दिया। आपको बताना चाहिए 15% तक, मतलब कि पहले अगर 100 था तो अब के टाइम में 15 ओनली % है। मतलब कोई भी अगर कार बाहर से इंडिया आ रही है, 1 लाख उसकी वैल्यू है, तो 100% उसमें था कि 2 लाख के इसके अराउंड प्राइस पड़ते हैं। लेकिन अब जो है 1,15,000 ये समथिंग आपका कॉस्ट होगा, कुछ आगे पीछे कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन रखा गया कि जो भी ग्लोबल ऑटो मेकर्स कंपनी है वो भारत में आएंगे और विद इन 3 इयर्स में 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर लोकल प्रोडक्शंस के लिए, ये कंडीशन रखा गया। और यहाँ पर जो कंपनी जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट करते हैं बाहर से, इनको भी खासकर जो नई पॉलिसी लाई गई, इनको भी ऐसे कंपनीज को भी अलाउ करती है जो 8,000 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिसकी प्राइस $35,000 है या इससे भी ज्यादा होंगे, उनके लिए जो इंपोर्ट ड्यूटीज है स्पेशली यहाँ पर 15% ओनली किया गया है। क्योंकि अगर हम इंडिया के ईवी मार्केट देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट देखें, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। लेकिन इसी में जो इलेक्ट्रिक कार एडॉप्शन को लेकर हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो रेट है, बिल्कुल डाउन है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू र्यूटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हमारे इंडिया में ओनली 2% ही बनती है, 2023 के डेटा की बात माने तो। लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मार्केट है इंडिया में 2030 तक में 2% से बढ़ा के इसे 30% तक ले जाना है। नेक्स्ट आता है कि ट्विटर को लेकर क्या एजेंडा। देखिए ट्विटर को लेकर आई होप कि आपने पिछले साल भी सुना, पिछले साल सुना होगा, 2022 के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खासकर 177 मीडिया अकाउंट्स को, ट्विटर के अकाउंट को यहाँ टेम्पोररी ब्लॉक करने की बात कही। और ऐसे अकाउंट जो बेसिकली लिंक थे, जो उस टाइम में ऑनगोइंग जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे
है उसको लेकर, लेकिन ट्विटर ने साफ साफ ये मना कर दिया। जब ये मना कर दिया गया, कर्नाटक हाई कोर्ट ये बात पहुंचती है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी ये कहा यस डेफिनेटली आपको रिमूव करना चाहिए और इनके ऊपर पेनाल्टी भी इम्पोज किया गया। इसको लेकर यहाँ पर इलोन मस्क चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। इसको लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बातें की जा सकती है पीएम मोदी से। तो सबसे बड़ा एक इशू यही है, ये तो बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज है जो कि एक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है। लेकिन इसके बियॉन्ड हम बात करें, इलोन मस्क यहाँ पर 2 से 3 बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब ये विजिट के लिए आएंगे। ये बेसिकली कल का आर्टिकल्स। होप देखते आगे फिर क्या होता है। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द फोकस ऑफ द सीडीपी सुरक्षा इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सीडीपी सुरक्षा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया, आई होप क्या नाम सुना होगा। इसका बेसिकली फोकस एरिया क्या है यहाँ पर, लाइव स्टॉक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग या फिशरीज। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। और जाते जाते आप अपनी ओपिनियन जरूर देना कि यहाँ पर इलोन मस्क का इंडिया विजिट करना और यूएनएससी को लेकर बात करना, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।